एकनाथ शिंदे अपने मंत्रियों पर भड़के, निर्मल भवन में जमकर सुनाया, वजह क्या? मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी शिवसेना के मंत्रियों को कड़ी फटकार लगाई है। खबर है कि शिंदे ने मुंबई में निर्मल भवन स्थित अपने आवास पर एक गुप्त बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने मंत्रियों के कामकाज और पार्टी संगठन के प्रति उनकी लापरवाही पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। ये घटना कुछ दिन पहले उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा अपनी पार्टी एनसीपी के मंत्रियों को लगाई गई फटकार के बाद हुई है। फटकार की मुख्य वजह है अक्षम और निष्क्रियता। शिंदे ने कुछ मंत्रियों को अक्षम करार देते हुए उनके काम करने के तरीकों पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मंत्री अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में असफल हो रहे हैं। पार्टी संगठन की उपेक्षा। शिंदे ने पार्टी संगठन के लिए समय न देने वाले मंत्रियों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने मंत्रियों को जनसभाएं आयोजित करने और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन कई मंत्रियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। शिंदे ने कहा कि मंत्रियों की ये लापरवाही आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। सार्वजनिक व्यवहार और विवाद। महायुति सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद से शिंदे की शिवसेना के कुछ मंत्री सबसे ज्यादा विवादों में रहे हैं। हाल ही में कुछ मंत्रियों और विधायकों के वायरल हुए वीडियो से पार्टी की छवि खराब हुई है। शिंदे ने इस पर भी अपनी निराशा व्यक्त की और कहा कि उनकी हरकतों के लिए लोग उन पर उंगली उठाते हैं। उन्होंने मंत्रियों से कहा, लोग आपकी गलतियों के लिए मुझ पर सवाल करते हैं कि आपके विधायक क्या कर रहे हैं। कामकाज का तरीका। शिंदे ने मंत्रियों के कामकाज के तरीके पर भी आपत्ति जताई, जिसमें वे सोमवार से बुधवार तक कैबिनेट बैठकों में व्यस्त रहते हैं और फिर सीधे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौट जाते हैं। शिंदे ने कहा कि इस कार्यप्रणाली से लोगों के साथ संपर्क कम हो रहा है और मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के लिए अधिक समय देना चाहिए। शिंदे की सख्त चेतावनी। शिंदे ने मंत्रियों को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि वे लोगों की समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा उन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इज्जत से काम करो या घर जाओ। इस चेतावनी ने शिंदे की पार्टी में हलचल मचा दी है और कई मंत्रियों को अपने पद से हटाए जाने का डर सताने लगा है। शिंदे ने मंत्रियों से कहा कि वे खुद को चीफ न समझें, बल्कि एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करें। अजित पवार की चेतावनी का असर। कुछ दिनों पहले उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी अपनी पार्टी के मंत्रियों को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि पालक मंत्री होने के बावजूद वे अपने जिलों का दौरा नहीं कर रहे हैं। अजित पवार ने मंत्रियों को चेतावनी दी थी कि वे सिर्फ दिखावे के लिए जिले में न जाएं, अन्यथा सीटें खाली करने के लिए तैयार रहें। दोनों प्रमुख नेताओं शिंदे और पवार की तरफ से आई इस तरह की चेतावनी महायुति सरकार की आंतरिक चिंता को दर्शाती है, खासकर आगामी चुनावों के मद्देनजर। राहुल गांधी के सवालों पर भाजपा क्यों देती है जवाब। चुनाव आयोग का घट रहा भरोसा। शरद पवार का बयान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता शरद पवार ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं तो आयोग की बजाय भाजपा नेता जवाब देते हैं। इससे चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है। पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब संसद में ये मुद्दा उठाते हैं तो संबंधित संस्था को इसका संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन हो ये रहा है कि जब गांधी चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं तो आयोग जवाब नहीं देता, बल्कि भाजपा और उसके नेता प्रतिक्रिया देते हैं। राहुल गांधी के आरोप। राहुल गांधी ने हाल ही में वोट चोरी का मुद्दा उठाया था और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को नष्ट करने वालों की रक्षा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कर्नाटक और महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटों का हवाला देते हुए दावा किया था कि वहां मतदाताओं के नाम धोखाधड़ी से हटाए या जोड़े गए हैं। चुनाव आयोग का खंडन। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी आम नागरिक द्वारा ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं किया जा सकता, जैसा राहुल गांधी का दावा है। आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए केवल उसी बूथ के अन्य मतदाता फॉर्म 7 के जरिए आवेदन कर सकते हैं। विपक्षी दलों की एकजुटता। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद विपक्षी दलों में एकजुटता देखी गई है, जिसमें शरद पवार और अन्य नेताओं ने भी अपने अपने क्षेत्रों में वोट चोरी के उदाहरण दिए हैं। पवार ने कहा कि जब चुनाव आयोग की जगह मुख्यमंत्री और अन्य नेता ऐसे मुद्दों पर जवाब देते हैं तो इससे आयोग के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। निष्कर्ष। शरद पवार के बयान ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक निकाय पर लगे आरोपों का जवाब सीधे तौर पर आयोग को देना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दल को। इससे संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और स्वायत्तता पर सवाल उठते हैं। आजम खान की रिहाई और यूपी की सियासत में हलचल। अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान 23 महीने बाद मंगलवार को रिहा होने वाले हैं। उनकी रिहाई से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया उबाल आने की उम्मीद है, खासकर पश्चिमी यूपी में सियासी पारा चढ़ना तय माना जा रहा है। आजम खान का यूपी की राजनीति में एक बड़ा चेहरा और मजबूत सियासी रसूख रहा है, जिसके दम पर वो रामपुर और उसके आसपास के जिलों की कई सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला करते रहे हैं।
विरोधियों के बावजूद कायम रहा कद। आजम खान के जेल जाने के बाद उनके विरोधी न सिर्फ सक्रिय हुए बल्कि आर्थिक और सियासी तौर पर भी मजबूत हुए। इसके बावजूद वे आजम खान के कद को कम नहीं कर पाए। जेल में रहते हुए भी आजम समय समय पर यूपी की राजनीति में हलचल मचाते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से सपा ने एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन आजम के दबाव में उनका टिकट काटकर रुचि वीरा को दिया गया। रामपुर में भी अखिलेश यादव ने तब तक टिकट फाइनल नहीं किया था जब तक आजम ने अपनी सहमति नहीं दी थी। 2004 में जयाप्रदा को रामपुर लाने वाले आजम ने 2009 में उनके दोबारा टिकट मिलने पर खुले तौर पर विरोध किया था, जो उनकी सियासी ताकत को दर्शाता है। अगले कदम पर टिकी निगाहें। आजम खान की रिहाई के बाद अब उनके अगले कदम पर सपा ही नहीं बल्कि दूसरे दलों की भी निगाहें टिकी हुई हैं। उनकी रिहाई से पहले ही अटकलों का बाजार गर्म है कि वो सपा छोड़ सकते हैं। कुछ लोग उनके बसपा में जाने या चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होने की संभावना जता रहे हैं। जेल में रहते हुए चंद्रशेखर ने उनसे सीतापुर में मुलाकात की थी और उनके परिवार से भी मिले थे। हालांकि आजम का लंबा सियासी करियर देखते हुए ये संभावना कम लगती है कि वो सपा छोड़ेंगे। वो कई बार ये कह चुके हैं कि वो सपा के संस्थापक सदस्य हैं और पार्टी नहीं छोड़ सकते। रिहाई में देरी। आजम खान को सोमवार शाम ही जेल से बाहर आना था, लेकिन 8,000 रुपये के चालान जमा न होने की वजह से उनकी रिहाई अटक गई थी। फिलिस्तीन को लेकर भारत की नीति, ऐतिहासिक समर्थन और द्विराष्ट्र समाधान। गाजा पर इजरायल के लगातार बढ़ते हमलों के बीच दुनिया भर के कई देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। कई देशों ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी है, जबकि अन्य संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सम्मेलन में ऐसा करने की तैयारी में हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय हलचल के बीच ये जानना महत्वपूर्ण है कि भारत की नीति क्या है, जो ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है। दुनिया में फिलिस्तीन को मान्यता देने की होड़। हाल के दिनों में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने वाले देशों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल जैसे इजरायल के पारंपरिक सहयोगियों ने भी फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया है। इसे पश्चिमी देशों की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, माल्टा, न्यूजीलैंड और लिक्टेनस्टीन जैसे यूरोपीय देश भी जल्द ही ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब गाजा में मानवीय संकट भयावह रूप ले चुका है। इजरायली हमलों में भारी संख्या में फिलिस्तीनी मारे गए हैं और संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में अकाल की चेतावनी दी है। कई देशों का मानना है कि फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देना क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलिस्तीन की स्थिति एक जटिल वास्तविकता। हालांकि फिलिस्तीन की स्थिति काफी जटिल है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर इसकी कोई स्पष्ट सीमाएं या स्वीकार्य राजधानी नहीं है। इसका कोई पूर्ण नियंत्रण क्षेत्र या सेना भी नहीं है। इसके बावजूद ये संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 145 से अधिक से मान्यता प्राप्त है और इसके विदेशों में राजनयिक मिशन है। इजरायल गाजा युद्ध के बाद इसकी मान्यता काफी हद तक प्रतीकात्मक मानी जा रही है। इजरायल और अमेरिका की प्रतिक्रिया। इस कदम से इजरायल और अमेरिका अलग थलग पड़ गए हैं। उनका तर्क है कि फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने से हमास जैसे चरमपंथी समूहों को फायदा होगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस कदम को बेतुका बताया है और चेतावनी दी है कि इससे इजरायल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। उनका कहना है कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी इस मान्यता को कार्यात्मक कहकर खारिज कर दिया है और बंधकों की रिहाई व इजरायल की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है। फिलिस्तीन पर भारत की ऐतिहासिक नीति। भारत ने हमेशा से फिलिस्तीन के प्रति एक मजबूत और सुसंगत नीति अपनाई है। ऐतिहासिक समर्थन। भारत ने 1947 में फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ मतदान किया था। 1974 में भारत फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब राष्ट्र था। राज्य की मान्यता 1988 में भारत फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। इजरायल के साथ संबंध। ये ध्यान देने योग्य है कि भारत ने भले ही 1950 में इजरायल को मान्यता दे दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में ही स्थापित हुए। द्विराष्ट्र समाधान। भारत शुरू से ही इजरायल और फिलिस्तीन के बीच द्विराष्ट्र समाधान का प्रबल समर्थक रहा है। इसका मतलब है कि एक संप्रभु, स्वतंत्र, व्यवहार्य और एकजुट फिलिस्तीन राज्य का इजरायल के साथ साथ शांति से रहना। भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र में इस समाधान का समर्थन करता रहा है। संक्षेप में, भारत की नीति फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करती है, जबकि इजरायल के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को भी बनाए रखती है। भारत का ये रुख इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर एक संतुलित और ऐतिहासिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।